करंट रेशियो के फॉर्मूले को हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, इफ यू आर एबल टू रिमेम्बर। करंट रेशियो का, करंट रेशियो में बताया था करंट असेट्स अपन में करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो की जब हमने बात करी थी तो हमने बोला था आपसे कि यू हैव टू कंसिडर थ्री फैक्ट्स। क्या क्या तीन फैक्ट थे वो चीजें ध्यान में रखना था आपने। नंबर एक, लूज टू सोर्स एंड स्पेस को आपको इंक्लूड ही नहीं करना, अगर इंक्लूड है तो उसे क्या कर देना, माइनस कर देना। दूसरा बोला था डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करना। तीसरा बोला था फिक्टिशियस एसेट्स को आपको इंक्लूड ही नहीं करना है, अगर है तो उसको हटा देना है। तो फॉर्मूला आपके सामने था। करंट लायबिलिटी के कौन कौन से कंपोनेंट थे वो भी डिस्कस, देखो ये सारे के सारे कंपोनेंट डिस्कस करे थे। करंट लायबिलिटी के भी कंपोनेंट सारे डिस्कस करे गए थे, सब कंपोनेंट करंट लायबिलिटी के थे। वी हैव डिस्कस देम। ठीक है जी। अब जल्दी से देखते हैं कि इसका अगला वर्जन जो हमारे पास आता है वो होता है क्विक रेशियो का। क्विक रेशियो को करने के बाद थोड़ा सा क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, वो हम आगे बढ़ते हैं। क्विक रेशियो को क्विक रेशियो कहते हैं, लिक्विड रेशियो कहते हैं, और एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। ये एक तरह का टेक्निकल जार्गन है। एसिड टेस्ट हर जगह पे यूज होता है, लिटमस टेस्ट एसिड टेस्ट वैसा होता है। व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट एनी क्रिटिकल पोजीशन, तो उसके लिए ये शब्द यूज किया जाता है अंग्रेजी भाषा में। ठीक है। और हिंदी में तो कहते हैं कि भाई आपका से परीक्षा हो गया। परीक्षा मतलब आपका एग्जाम, आपकी मतलब आपकी कैपेबिलिटी को जज किया जा रहा है, उस तरह का इस टर्म है। रेशो इज एन इंडिकेटर ऑफ अ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ऑफ द फर्म को उसके करेक्ट फॉर्म में जानने की कोशिश करी जाती है। ये रेशो ग्रेट इंपॉर्टेंस की होती है किसके लिए, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। बट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए इसका कोई यूज नहीं है। बैंकर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आप शॉर्ट टर्म में बैंक का ईएमआई और उसका इंटरेस्ट पे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, आपके उतना पैसा है या नहीं है। ये अच्छा, डिक्लाइन अगर क्विक रेशियो में हो जाए, मतलब डाउन चली जाए, इसका मतलब है ओवर ट्रेडिंग विच इज हार्मफुल फॉर द कंपनी। मतलब आपके पास उतना पैसा भी नहीं है कि आप अपनी करंट लायबिलिटी को पे कर पाए, तो मतलब आप कभी ना कभी शॉर्ट टर्म इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन को फेस करेंगे। 1:1 बेस्ट मानी जाती है। और इसको कैलकुलेट करते समय ध्यान रखना, क्या वहां तो हमने क्या किया था, उस जगह पे हमने क्या किया था, उस जगह पे हमने सिर्फ इन्वेंट्री में से दो आइटम हटाए थे, लूज टू स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ये पूरी की पूरी इन्वेंट्री हटा दी जाती है। पेड एक्सपेंसेस हटा दिए जाते हैं। एडवांस टैक्स भी हटा दिए जाते हैं। क्यों हटा दिए जाते हैं, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स और इन्वेंट्री जो होती है साल के आखिर में बचती हैं, वो अगर बिकेंगी तो कौड़ियों के भाव बिकेंगे, सस्ते में बिकेंगे, हमें पूरा पैसा रिकवर नहीं होगा, और कब बिकेंगे हमें ये भी नहीं पता। आपने गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स दे रखा है, क्लियर हो गया, दे रखा है, उससे सेटलमेंट में 3 क्वार्टर लग जाती हैं। पैसा आपको आज चाहिए। प्रीपेड किसी को दे रखा है और आप बोले कि भाई, मान लो किसी फर्नीचर वाले को बोला मेरा ऑफिस फर्नीचर बनाना, 5 लाख का बजट था, 1 लाख एडवांस दे दिया आपने, आपने कहा नहीं भाई डील कैंसिल, पैसा वापस। आ जाएगा, नहीं देगा वो। ऐसा आप लकड़ी खरीद ली, सामान खरीद लिया, आप क्या कर रहे हो। इसीलिए कैंसिलेशन क्लॉज लगता है। कैंसिलेशन क्लॉज में पैसा कट के मिलता है। रेलवे का टिकट बुक कराओ जरा, एयरलाइंस का टिकट बुक कराओ, जाने से एक दिन पहले बोलो हम नहीं जा रहे, वो एक पैसा नहीं करेंगे वापस। नहीं होता, 3 महीने पहले बुकिंग होती है, 2 महीने पहले बुकिंग होती है। 2 महीने पहले बुक कराओ कितना कटेगा, 15 दिन बाद कराओ कितना कटेगा, एक हफ्ता पहले कराओ कितना कटेगा। और जिस दिन ट्रेवल कर रहे हो उस दिन बुक मना कर दो, वो कहेगा भैया हम नहीं जाते, अब कहाँ से दें हम, मना हो जाता है। ऐसा चलता है। ठीक है। नॉन लिक्विड के एक्सक्लूजन से इट इज कंसिडर्ड बेटर देन द करंट रेशियो एज अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी। नॉन लिक्विड वाले पार्ट सारे हट गए हमारे, बाकी सब कन्वर्ट होंगे कैश में, और इनसिग्निफिकेंट रिस्क होगा डिक्रीज में। कैलकुलेट इट इज कैलकुलेटेड टू सर्व एज सप्लीमेंट्री चेक ऑन द लिक्विडिटी पोजीशन। इसीलिए इसे एसिड टेस्ट रेशियो भी बोला जाता है। थोड़ा आगे चलते हैं जरा। क्विक रेशियो का फॉर्मूला, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। बेटर तो हुआ, शॉर्ट टर्म की सॉल्वेंसी की एब्सोल्यूट सिचुएशन आपको पता चल जाती है। वो जब मिलेंगे तब मिलेंगे ना, वो तो करंट का पार्ट है, करंट से थोड़ी हटाया हमने उसे, हम तो लिक्विड से हटाया उसको। अगर वही अच्छा उसमें से ना हटाते तो फिर करंट और क्विक में फर्क क्या था। टू डिफरेंशिएट बिटवीन करंट एंड क्विक, we excluded certain elements and we excluded those elements जिनके रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं, और जिनकी रिकवरी की सर्टेनिटी, स्पेसिफिक सर्टेनिटी नहीं होती है, तो हटा दिया उनको। अरे तुम्हें कल पैसा चाहिए, ठीक है जी, तो अगर तुम्हें कल पैसा चाहिए तो तुम्हारे पास बिल्स रिसीवेबल पड़ा हुआ है, प्रोविजन तुमने ऑलरेडी माइनस कर दिया, तो इससे डिस्काउंट करा दो उसे बैंक से, तो मिल जाएगा, थोड़ा बहुत डिक्रीज होगा। लेकिन तो तुमने एडवांस टैक्स दे रखा है किसी को, सरकार को, तो तुम्हारा 25 लाख का, तुम्हारा 1.5 करोड़ का एडवांस टैक्स है, तो तुम बोलो कमीशन मेरा पैसा दे मुझे पेमेंट करनी है, आ जाएगा क्या। हटा दिया उसको भी। उसके सेटलमेंट में कितना टाइम लगेगा हमें नहीं पता। स्टॉक स्टॉक क्यों है, क्योंकि वो बिकता नहीं है। अरे जब पूरे साल नहीं बिका तो अब कैसे बिकेगा जब आपको जरूरत है।
और बिकेगा भी तो सस्ते का माल रास्ते में बिकेगा, तो हटा दिया उसको। तो ऐसे एलिमेंट हटा दिए जिनसे क्या पैसे की वसूली होना मुश्किल पड़ता है। उसको हटाने के बाद सब हमारे पास क्या बचता है, क्विक बचता है। तो देखिए इसके तरीके क्या है। टोटल करंट असेट्स में से इन्वेंट्री, प्रीपेड और इंक्लूडिंग एडवांस टैक्स ये माइनस कर दो, या फिर क्या करो, कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर एंड बीआर, और उसके बाद क्या, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, अदर करंट असेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स और फिक्टिशियस हटा के ऐसे जोड़ लो, ऐसा निकलेगा। देर इज नो सच क्विक लाइबिलिटी, फ्री लाइबिलिटी इज क्विक बिकॉज यू हैव टू पे इट। कई बार मन में आता है ना कि क्विक एसेट्स तो हो गया भाई, क्विक लाइबिलिटी भी होती होगी, नहीं, पर लाइबिलिटी क्विक है। लाइबिलिटी में ऐसा कुछ नहीं किया, बिकॉज यू कांट से नो टू एनी लाइबिलिटी, आपको तो पे करनी ही करनी है, इट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन यू। एसेट्स को आप बोल सकते हो कि भाई हाँ ये हमारी क्विक है, ये हमारी करंट है। क्विक और करंट का कैटेगराइजेशन हो गया, रिकवरी पैसे का रियलाइजेशन उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ चले। एक और चीज ध्यान से रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो दिखेगा आपको। अगर आप क्विक एसेट्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप इन्वेंट्री को हटा देंगे, क्या हटा देंगे, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा देंगे। लेकिन अगर आप वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन कर रहे हैं तब नहीं हटाना, क्योंकि वर्किंग कैपिटल लिक्विडिटी रेशो नहीं है। वर्किंग कैपिटल तो जनरल बिजनेस एनालिसिस है। क्या है मेरी वर्किंग कैपिटल, करंट असेट्स से करंट लायबिलिटी माइनस कर दूंगा। वर्किंग कैपिटल मतलब मेरी स्पेंडिंग कैपेसिटी, वो है, वो मेरी सॉल्वेंसी रेशो नहीं है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग, एक क्वेश्चन आएगा अभी, इसमें वर्किंग कैपिटल भी निकालनी होगी और क्विक एसेट्स भी या करंट एसेट रेशो भी निकालनी होगी। वहां आपको दिखेगा कि यार जब हम करंट रेशो निकाल रहे हैं तो हमने वो लूज टूस एंड स्टोर्स एंड स्पेयर माइनस कर दिया, वर्किंग कैपिटल करते समय नहीं माइनस करा। जस्ट ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर चला गया। अब हम क्या करते हैं, एक और चीज सीखते हैं जो कि बहुत जरूरी है, और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, सब लोगों को अच्छे से मालूम है कि टोटल एसेट्स जो होती है, टोटल एसेट्स वो किसके बराबर होती है, टोटल टोटल लायबिलिटीज के बराबर होती है। बिल्कुल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको, लायबिलिटीज के बराबर होती है। टोटल एसेट्स को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक को हमने बोला क्या, नॉन करंट एसेट्स, और एक को बोला क्या हम लोगों ने, करंट एसेट्स। ठीक है जी, ऐसे भी चला गया। ये टोटल लायबिलिटी के फिर दो पार्ट बन गए। एक पार्ट को हमने नाम दिया क्या, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड बोला। ये हमने क्या बोला उसको, इक्विटी बोला। ये हमने उसको बोला क्या, प्रोपराइटर्स, प्रोपराइटर्स फंड बोला। ठीक है, या हमने उसको क्या बोला, नेटवर्थ बोला, नेट वर्थ। ये अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ये जो हिस्सा है इसकी फिर दो कंपनी, दो हिस्से बन गए। एक को बोला नॉन करंट एसेट्स, एक को बोला करंट एसेट्स, उसे बोला। ठीक है जी, अब आप समझिए कि, सॉरी हाँ, इसको बोला नॉन करंट लायबिलिटी, इसको बोला करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी को क्या बोला जाता है, तो डेट भी बोला जाता है, डेट। ये क्या बोलते हैं उसको, लॉन्ग टर्म डेट भी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म डेट भी बोला जाता है। इसीलिए ध्यान रखना इसका। पार्टनरशिप में अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालता तो सिर्फ ये होता, क्या होता, पार्टनर्स का कैपिटल, पार्टनर का करंट, रिजर्व सरप्लस। ठीक है जी, और क्या माइनस करते, ओल्ड गुडविल माइनस करते, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करते, फिक्टिव एसेट्स माइनस करते, होता कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन इन केस ऑफ अ कंपनी, इन केस ऑफ अ कंपनी अगर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा तो क्या जुड़ेगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला, दिस पोर्शन इज कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। क्या, शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी, और प्लस क्या, डेट, डेट प्लस इक्विटी इज व्हाट योर कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप मुझे बताइए, इस अकाउंटिंग इक्वेशन में इस वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स से मैं करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल एसेट्स माइनस क्या कर दूं, करंट लायबिलिटी, तो क्या बनेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। और पार्टनरशिप में क्या करते थे, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल, तब बनता था कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 2 साल 3 साल पहले जब मैंने गुडविल कराई थी, बताया गुडविल के पिछले से पिछले साल बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया था, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने वाला गुडविल में। बच्चे ने क्या किया, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी कर दी, क्योंकि बैलेंस शीट में नॉन करंट और करंट लायबिलिटी दोनों दे रखी थी। तो जब पार्टनरशिप के केस में नॉन करंट करंट लायबिलिटी दोनों दे रखी हो, तो टोटल क्या करना है, एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल करना है। लेकिन यहाँ क्या करना है, टोटल एसेट्स माइनस क्या करना है, सिर्फ करंट लायबिलिटी, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ कंपनी कंप्राइजेस ओनर्स फंड एज वेल एज बोरोड फंड, वो भी कौन से वाले, लॉन्ग टर्म वाले, उसे कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाता है। और जो नॉन ट्रेड माइनस करते हैं वो यहाँ भी माइनस करते हैं। अच्छा, अभी मैं फॉर्मूले दिखाऊंगा आपको,
उसमें कई जगह पे NA लिखा होगा, मतलब नॉट एप्लीकेबल फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में उनका यूज ही नहीं है। दिखा रहा हूँ कैसे, देखिए। तो अगर मैं बोलूँ कि शेयर होल्डर फंड कैसे निकलता है, तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व सरप्लस, फिनिश। बन गया क्या क्या शेयर होल्डर फंड। और उस शेयर होल्डर फंड में अगर मैं लोड दूं लॉन्ग टर्म डेट, तो क्या बन गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। आइए आपके फॉर्मूले को देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये देखिए आपके सामने, इक्विटी, शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटर्स फंड या नेटवर्थ, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। शेयर होल्डर फंड की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। हटने वाली कोई चीज नहीं है, सिंपल सी चीज है। इक्विटी, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। क्या मतलब है इसका, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स का? भाई ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं लगेगा। हमें सिर्फ ये जोड़ना है, ये जोड़ना है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। देखिए, ये वो फॉर्मूला है जो आपको सीनियर क्लासेस में पढ़ना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो सीबीएसई की रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। तो शेयर होल्डर फंड में ये सब जुड़ता है। क्योंकि ये सब आपके सिलेबस से हटा दिया, इसलिए मैंने लिख तो दिया फॉर्मूले में, लेकिन नॉट एप्लीकेबल फॉर बोर्ड एग्जाम लिखा है। डेफर्ड टैक्स नहीं है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स नहीं है, फिक्टिशियस नहीं है। तो क्या हुआ फिर, क्या क्या चीज जुड़ी? इक्विटी, रिजर्व एंड प्रेफरेंशियल बन गया शेयर होल्डर फंड। या मैं बोलूँ तो इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व सरप्लस जोड़ दें तो क्या बन गया, शेयर होल्डर फंड बन गया। दैट्स योर आंसर। इतना ही है शेयर होल्डर फंड, तीन चीजों को जोड़ के करना है। फिक्टिशियस वगैरह कोई नहीं है सिलेबस में आपके। और चलें आगे जरा, कैसे फॉर्मूला देखिए। इक्विटी शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस जोड़ दूं, रिजर्व सरप्लस जोड़ दूं, फिक्टिशियस माइनस कर दूं, इन्हें नहीं है सिलेबस में। तो अगर आप फॉर्मूले में नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा आपका काम। शेयर होल्डर फंड, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, अभी बताया। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी इज व्हाट, शेयर होल्डर फंड। दैट्स योर फॉर्मूला। या फिर अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या माइनस कर दूं, नॉन करंट माइनस कर दूं, तो भी क्या बचेगा, शेयर होल्डर फंड बचेगा। ये रहा देखो आपके सामने, क्या लिखा, टोटल एसेट से टोटल डेट माइनस कर दूं तो भी क्या निकलेगा, टोटल एसेट से टोटल डेट माइनस कर दूं, देखो ये रहा। दिस इज योर टोटल एसेट्स, दिस इज योर टोटल डेट। बचूंगा क्या बचेगा, शेयर होल्डर फंड बचेगा। बिल्कुल आएगी जी। लॉन्ग टर्म डेट में आपकी नॉन करंट आएगी, टोटल डेट में करंट भी आएगी। अगर टोटल लायबिलिटी बोले और ब्रैकेट में एक्सटर्नल लगाए, तो फिर ये पूरा है। टोटल लायबिलिटी के साथ आपको एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट फ्रॉम शेयर होल्डर फंड। ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, हाँ, सीयूटी के लिए भी नॉट एप्लीकेबल है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी उसको ऐसा कर रखा है। लेकिन अब चाहे हो ना हो, आपको तो पता चल गया ना, क्या परेशानी है, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। अच्छा, और इधर देखिए जरा, एक छोटे मोटे फॉर्मूले देखो, ये रहा। ये भी आप आराम से क्या देख सकते हैं, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स जोड़ दी, माइनस क्या कर दिया, नॉन करंट लायबिलिटी। तो निकल आया हमारे पास क्या, शेयर होल्डर फंड। ये जो है डेफर टैक्स करे ना, एक्सक्लूडिंग डेफर टैक्स, एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड फिक्टिशियस असेट्स, तो करना ही नहीं है। शेयर होल्डर फंड कैसे निकलेगा, फिक्स असेट्स, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्ट, सब मतलब टोटल असेट्स माइनस क्या, नॉन करंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस क्या, नॉन करंट और करंट लायबिलिटी, मतलब टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट। तो भी क्या निकलेगा, शेयर होल्डर फंड निकलेगा। अरे भाई, टोटल एसेट्स और माइनस क्या, ये और ये, तो शेयर होल्डर फंड ही तो बचा। उसको अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं बस, देखिए ना, अलग अलग तरीके से तो लिख रहा हूँ। देखो मैं क्या लिखा हमने, ये वाला पोर्शन देखो, ये फिक्स असेट्स और नॉन करंट असेट्स, इन्वेस्टमेंट और करंट असेट्स, ये सब टोटल मिला के क्या बनता है, टोटल एसेट्स बनता है। उसमें से क्या माइनस कर रहा हूं मैं, ये वाला हिस्सा, दिस इज व्हाट, टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल। तो शेयर होल्डर फंड ही तो बचा। कैपिटल एम्प्लॉयड में से क्या माइनस कर दिया, नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दी। नॉन ट्रेड एसेट तो सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो क्या बचा आपके पास, भाई इसको मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है। उसमें से ये माइनस कर दो तो क्या बचेगा, बिंगो, इतना ही तो है। सो शेयर होल्डर फंड के अलग अलग तरह की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पता चली आप। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब जरा एक बार नजर डाल लेते हैं किस पे, कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, लास्ट पे चलेंगे। फिर हम रेडी हैं अपने क्वेश्चंस को करने के लिए। कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ चलिए। ये देखिए आपके पास कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। इससे पहले कि कैपिटल एम्प्लॉयड को आप रटें, अपने दिमाग में मोटा मोटा बैठाइए क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ नहीं है, शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का टोटल है बस। ठीक। या फिर टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर दूं, करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं,
वो एसेट साइड अप्रोच या लाइबिलिटी साइड अप्रोच, इतना ही है बस। ठीक। अब आप फॉर्मूले देखिए, कितने वेरिएशन है देखिए। नॉन करंट में करंट जोड़ दूं टोटल, माइनस करंट लाइबिलिटी, निकल गया कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मुश्किल काम है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आपके स्कूल में अगर एक्सटर्नल टीचर आया वो जरूर पूछेगा वाई वाई लेते समय। बता भाई कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कैसे करते हैं? एसेट साइड से। आप बोलेंगे अभी लो मास्टर, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। फिर वो पूछते चलो लाइबिलिटी साइड से बताओ। तो आप बता दो कि क्या बोलना है भाई, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, वो हो गया। फिर आप क्वेश्चन दागा जाएगा, शेयर होल्डर फंड निकालो, कैसे निकालते हैं? आप बोलोगे इक्विटी प्रेफरेंस और क्या, रिजर्व सरप्लस, वो निकल गया। आसान। तो वो समझ जाएगा, हाँ बच्चे को आता है, बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, समझ जाएगा वो। क्या गड़बड़ है कुछ क्या? हाँ ठीक है। नेट फिक्स एसेट्स में नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, में और नॉन करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स, क्या बोला, टोटल एसेट्स। वही टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, फिर से कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। लिखने का तरीका सिर्फ, अरे यही तो होता है एसेट साइड का फॉर्मूला। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाइए, एसेट साइड में आपको दिखेगा ना नॉन नेट फिक्स एसेट्स। रुक जा। नेट फिक्स एसेट्स में क्या होती है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। उसको टेंजिबल इंटेंजिबल बोल दिया मैंने यहाँ पर। और उसके बाद क्या आया? नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आया, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस आया। ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होता है वो, लेकिन हमने यहाँ ट्रेड लिखा है, क्योंकि नॉन ट्रेड तो माइनस हो जाता है जाके एसेट्स में। वो तो हमने पार्टनरशिप में भी पढ़ा था। इधर क्या आया? अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर करंट। अब ये जो सब जोड़ा हमने, ये जितना भी जोड़ा हमने ये वाला हिस्सा, दिस इज व्हाट, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। फिर से आपको वही मिल गया फॉर्मूला। तो ये बहकाने के तरीके हैं, और कुछ नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा एक और चीज समझिए, देखो भाई, इधर देखना जरा। ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको मैंने क्या बोला? टोटल एसेट्स बोला, बोला है ना? अच्छा चलो ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ कि इतने हिस्से को छोड़ देता हूँ, इतने हिस्से को। यहाँ देखिए क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये सब हटाया यहाँ से, और हमने क्या किया, अपना बाइफर्केशन और डिमार्केशन रखा सिर्फ यहाँ तक। व्हाट इज दिस? नॉन करंट एसेट्स। और ये माइनस ये क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। सो व्हाट इज योर फॉर्मूला? नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। लोग कहते हैं फॉर्मूले रट लो। अरे क्यों रटे भाई, कितना आसान है इसे याद रखना। टोटल एसेट्स को, ये देखो ये हिस्सा, ये टोटल एसेट्स है। ठीक है जी। इसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर रहे हैं। टोटल एसेट्स में क्या है? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये निकला। अब मैं इसको अलग कर देता हूँ, और इसको एक दूसरे नाम से पुकार लेता हूँ, क्या, वर्किंग कैपिटल। तो भाई हमने कौन सा 30 बार खां वाला काम कर लिया? हमने तो सिर्फ क्लबिंग कर ली एक नए तरीके से। ये नया फॉर्मूला बन गया कि नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। बच्चे रटते फिरते हैं इनको। अकाउंटिंग इक्वेशन की वेरिएशन है बस ये, और कुछ नहीं है। इज इट ओके? तो अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए कि नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, तो आपको समझ जाना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड की बात हो रही है। ठीक है। और कंडेंस्ड फॉर्म में हो रही है, ये स्प्लिट फॉर्म में हो रही है ऊपर। तो इधर देखिए फिर आगे। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि रेशो जो है वो कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं। अभी तक जितने फॉर्मूले देखे, जब मैं चैप्टर पूरा कराऊंगा आप उंगलियों में गिन लेना, फॉर्मूले सब याद होंगे आपको। लेकिन उनको याद होने के लिए क्या चाहिए, फिर वो क्वेश्चन करने भी चाहिए। एक फॉर्मूला करो 10 क्वेश्चन कर लिए, एक फॉर्मूला करो 10 और क्वेश्चन कर लिए, तब वो काबू में आते हैं। ऐसे नहीं आते हैं। इसके बाद लायबिलिटी साइड अप्रोच पे आ जाइए। क्या करा हमने? कुछ नहीं करना, शेयर होल्डर फंड में नॉन करंट लायबिलिटी जोड़ देनी है। इक्विटी, रिजर्व सरप्लस, मनी अगेंस्ट शेयर वारंट नहीं है, एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है, डेफर टैक्स नहीं है, डेफर टैक्सेस नहीं है, फिक्टिशियस नहीं है। तो क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्लस प्रीफरेंस जोड़ लें तो क्या बनेगा? शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड में क्या जोड़ दें, थोड़ा ऊपर चलें तो वो देखो उधर, नॉन करंट लायबिलिटी जोड़ दें तो क्या बन जाता है? ये तो सिलेबस का पार्ट ही नहीं, नॉन ट्रेड एसेट्स, हालांकि माइनस होती है। आपने वहां भी देखा था, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट, रिजर्व सरप्लस में ओल्ड गुडविल माइनस करी थी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करी थी, सिर्फ टीसीएस माइनस करी थी। वही हम यहाँ भी कर रहे हैं। वहां फर्क पार्टनर्स कैपिटल करंट था, यहाँ सिर्फ किसका है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, तीन चीजें जुड़ती है। ओल्ड गुडविल जैसी चीज यहाँ नहीं है, अगर होती तो हम यहाँ भी माइनस करते। और क्या माइनस करते? नॉन ट्रेड एसेट्स, इनमें सब आ जाता है।
नॉन ट्रेड एसेट्स क्या होता है अभी बताऊंगा। या देखो और तरीके से देखिए, अब उसको हटा दिया तो कंडेंस फॉर्म में क्या आया? इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व माइनस प्लस नॉन करंट माइनस नॉन ट्रेड कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। या क्या आया? शेयर होल्डर फंड में क्या जोड़ दूं? नॉन करंट लायबिलिटी जोड़ दूं तो भी निकल आया। शेयर होल्डर फंड में क्या जोड़ दूं? नॉन करंट लायबिलिटी, तो भी निकल आया लायबिलिटी साइड्स। और देखिए, शेयर होल्डर फंड में सिर्फ डेट जोड़ दूं, डेट किसका नाम है? नॉन करंट लायबिलिटी का नाम है, तो भी आ गया। ठीक है। शेयर होल्डर फंड कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या माइनस कर दो? नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, अभी बताया था फॉर्मूला। ये होते हैं नॉन ट्रेड एसेट्स। इस पर ध्यान रखना भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द नॉन ट्रेड, या विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन नॉन ट्रेड एसेट्स? क्या? अच्छा, नॉन ट्रेड एसेट्स क्यों बोलते हैं? ये बिजनेस में तो लगी होती हैं, लेकिन इनसे रिटर्न नहीं आते हैं। कैसे देखें जरा। एडवांस फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, आपने 50 करोड़ की कोई लैंड खरीद ली या प्लांट खरीद लिया और पैसा दे दिया उसे एडवांस, वो डिलीवरी नहीं हुई अभी। आपने अपने ऑफिस के लिए एक जनरेटर सेट 5 करोड़ का खरीद लिया, पैसा दे दिया, डिलीवरी अगले महीने होगी, आज बैलेंस शीट क्लोज हो गई, तो क्या ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिनेंगे उसको? नहीं आई है, पैसा फंस गया हमारा, रिटर्न तो नहीं आया। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बताया था, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग डेवलपमेंट की स्टेज में है, रिटर्न थोड़ी आते हैं उससे, तो पैसा ब्लॉक हो रखा है मेरा। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है। यंग होने वाला सीरम बना रही है आपकी कंपनी, ठीक है। 200 करोड़ खर्च हो गया, 200 करोड़ और खर्च होना है, क्या मानूंगा उससे मैं? नॉन ट्रेड एसेट्स मानूंगा, रिटर्न थोड़ी निकल रहा है उससे कुछ। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स करंट एज वेल एज नॉन करंट दोनों हो सकते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स तो कंपनी के केस में सिर्फ यही होती है, कौन सी वाली? अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस होते हैं। और अब तो क्या होने लग गया है, वो जिस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी प्रॉफिट कमाना शुरू करती है वहीं राइट ऑफ कर देते हैं। हाँ वो होता है ना, वो भी होता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वगैरह होता है, तो उसको भी आप फिक्टिशियस मान के करते हैं। वो तो मालूम है ना, वो तो बेसिक है ना। हम तो वो पढ़ रहे हैं जो कंपनी में अलग से होता है। जो पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप है वो तो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे उस तरह की चीजें, वो तो बेसिक अकाउंटिंग का पर्पस है। भाई कंपनी ने किसी, जैसे मैं बताऊं, एक बार महेंद्र सिंह धोनी ने किसी के साथ डील करी थी 1400-1500 करोड़ की, और 4-5 साल तक के लिए ब्रांड एम्बेसडर का काम करना था उसने, तो वो कंपनी के लिए क्या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही तो है, वो तो कॉमन है, अनकॉमन थोड़ा ही है वो। दिस इज फाइन, हो गया, हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट। चलो, अब जरा क्वेश्चन देखिए इसके किस तरह के बनते हैं। आपकी बुक के क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं आराम से, मतलब पहले से पढ़ना सब कुछ है बुक का ना, एक एक लाइन पढ़ी आप। मैंने कंडेंस दिया, मैंने एनसीईआरटी दिया, सब कुछ किया, लेकिन आपको पढ़ना जरूर से है वो। यहाँ देखिए कितने आसान क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे अभी, और फिर वो क्वेश्चंस भी आएंगे। लाइक कुछ क्वेश्चन तो हम पढ़ के ही समझ लेंगे, आओ देखिए, जैसे इसको देखते हैं। ये कहता है कि करंट रेशियो निकालो, तो मुझे करंट एसेट्स चाहिए, क्या क्या जोड़ूंगा करंट एसेट्स में? दिस इज करंट एसेट्स, एग्री करते हो? दिस इज करंट एसेट्स, इसे एग्री करते हो? कैश इन कैश इक्विवेलेंट इज करंट एसेट्स, इसलिए एग्री करते हो? मैंने कहा ना आपसे कि अगर आपने पहले 3 चैप्टर बने तो रेशो मजाक लगेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे ही ग्रुप के, मंडे वेडनेसडे के ग्रुप में बहुत बच्चों ने क्या करा, 11th में रेशो एनालिसिस पढ़ा था, जब उन्हें पार्टनरशिप नहीं पता थी क्या होती थी। सोचो यार, 11th के बच्चे को हम क्या समझाएं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या चीज है, और उसके क्या इम्प्लीकेशन है, कैपिटल एम्प्लॉयड का इम्प्लीकेशन कैसे समझाते हैं हम, पर रटे फिर उन लोगों ने। लैंड एंड बिल्डिंग नॉन करंट है, नहीं आएगा। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी है, अदर करंट लायबिलिटी डिबेंचर है नहीं। इनका टोटल और डिवाइड कर दिया, क्या निकल आया आपका? यू गॉट इट, निकल गया। नहीं, इसमें लिखने की जरूरत नहीं, इट्स इजी, बड़ा आसान था। देखो जहां लिखने की जरूरत पड़ेगी वो बताऊंगा आपको। यहाँ आ जाइए, देखिए दूसरे एग्जाम्पल में, ये क्या है? करंट असेट्स, पेड करंट असेट्स, एक्रूड इनकम करंट असेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट असेट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट असेट्स, ठीक है जी। मशीनरी नहीं है, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी, डिवेंचर नहीं है, करंट असेट्स, एक्सपेंस पेबल करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। जोड़ सकते हो, जोड़ना ही तो है, हो गया। इसमें तो सॉल्व करने वाली बात ही नहीं है, बस तो सिंपल, यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई। अब ये आइटम तो बड़े फेमिलियर है ना, 3-3 4-4 बार पढ़ चुके हैं आइटम्स को हम, बैलेंस शीट के अंदर उनको हेडिंग के फॉर्म में भी पढ़ चुके हैं और सब हेडिंग की फॉर्म में भी पढ़ चुके हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब फिर देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट्स है, प्रीपेड इंश्योरेंस करंट असेट्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट असेट्स है,
प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, अदर करंट करंट लायबिलिटी है, करंट मैच्योरिटीज ऑफ डेट भी करंट लायबिलिटी होती है, ये नहीं है। हो गया, ये पढ़ा आपने आराम से। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, हमने बोला था क्या होता है, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग का पार्ट बनता है, और करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट पेबल अगर लिख दिया जाए तो वो अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट बनता है, पर है तो करंट लायबिलिटी का पार्ट। दैट इज ऑल्सो डन। ठीक है जी। अब तो प्लस करके फॉर्मूला जरूर से लिखना है। ठीक है। अच्छा, ये है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये इंपॉर्टेंट, इसे करिए आप, करिए सॉल्व इसे, सॉल्व दिस क्वेश्चन, जल्दी से करिए इसे सॉल्व। नोन से अननोन की तरफ चलना, मुझे करंट लायबिलिटी चाहिए। देख के क्या लग रहा है आपको कि अगर मैं कहीं से, मेरे पास टोटल एसेट्स दे रखी है ना, और मेरे पास फिक्स एसेट्स भी है और मेरे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है, तो करंट लायबिलिटी निकल आएगी, सॉरी करंट एसेट्स निकल आएगी। टोटल एसेट्स में से अगर मैं क्या माइनस कर दूं, नॉन करंट माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या निकल आएगा, करंट निकल, एक चीज निकल आएगी। और मुझे करंट लायबिलिटी चाहिए। करंट लायबिलिटी के लिए मेरे पास क्या चाहिए, मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटी है और मेरे पास शेयर होल्डर फंड है। नॉन करंट लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड, ये बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर मैं टोटल एसेट्स में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करूँ तो करंट लायबिलिटी बचेगी। ठीक है, तो चलो कैसे करते हैं, देखिए कैसे करते हैं इसको। ये था इलस्ट्रेशन 4 आपका। पेज कितना है, ये पेज नंबर कितना है, 4.8। बस, चलो। तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उससे लेके चल रहा हूँ। मैं जानता हूं कि टोटल एसेट्स जो किसके बराबर होती है, वो होती है नॉन करंट एसेट्स, कम से कम इतना शॉर्टकट तो लगाओ, प्लस करंट एसेट्स। ऐसे कर लो अगर करना है शॉर्टकट तो व्हाट इज टोटल एसेट्स विद मी, टोटल एसेट्स है 750 की, टोटल एसेट्स 750 की। और नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या पार्ट है मेरे पास, नॉन करंट मेरे पास है फिक्स एसेट्स प्लस, फिक्स एसेट्स कितने की है मेरे पास, फिक्स एसेट्स की वैल्यू है 4 लाख, 4 लाख प्लस एक और चीज है मेरे पास, दूसरा पार्ट मेरे पास है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2,50,000 का, 2,50,000 का ये, और प्लस कर दिया क्या करंट एसेट्स, ऐसा करके। तो बताइए ये टोटल कितना हुआ, 650। तो मेरे पास क्या आया, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 750। ठीक है, माइनस क्या कर दिया, 650। व्हाट वैल्यू आई गेट हियर, 1 लाख, ये निकला है हमारे पास। ठीक। अब आप देखिए, मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा आपको, क्या, करंट लायबिलिटी की कैलकुलेशन। एक, मैं जानता हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड वो कैसे बनेगी, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी बनता है ऐसे। बताइए शेयर होल्डर फंड कितना आपके पास, 5 लाख, शेयर होल्डर फंड इज 5 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी कितने की आपके पास, 2 लाख की, 2 लाख। तो मेरे पास कितने का आ गया, 7 लाख, 7 लाख इज व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी। और मैं जानता हूं क्या, कि टोटल एसेट्स, यहां लिखता हूं मैं क्या, कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है वो किसके बराबर होता है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यही तो होता है। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है मेरे पास, 7 लाख, टोटल एसेट्स कितना है, 750 माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। करंट लायबिलिटी किसके बराबर हो गया, 750 माइनस 7 लाख, क्या निकला मेरे पास, 50,000 निकला है यहाँ पर। ऐसे एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका मुझे मालूम है क्या, हाँ, हाँ, तो देखिए, दूसरा तरीका भी बिल्कुल, मतलब सिर्फ कान घुमाने वाली बात है कि मैं बोलूं कि टोटल एसेट्स जो मेरे पास होती हैं उन्हें मैं कैसे लिख सकता हूँ, शेयर होल्डर्स फंड लिख सकता हूँ ऐसे, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी लिख सकता हूँ ऐसे, और प्लस करंट लायबिलिटी लिख सकता हूँ ऐसे। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। इसमें से टोटल एसेट्स कितने की है, 750 की। शेयर होल्डर फंड कितने का है, 5 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी के कौन कौन से कम, 2 लाख। तो बचा क्या, करंट प्लस करंट लायबिलिटी, ये बचा। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट, माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 750
माइनस 7 लाख, सो व्हाट इज माई वैल्यू? 50,000 निकल आया। अब करंट एसेट्स भी आपके पास है, करंट लायबिलिटी, तो क्या लिखेंगे आप? फॉर्मूला लिखेंगे करंट रेशो, लिखना है फॉर्मूला। करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर मिलते हैं। और फॉर्म व्हाट इज योर करंट एसेट्स? क्या निकला था? 1 लाख डिवाइडेड में कितना कर दिया? 50,000। व्हाट इज द वैल्यू? 2/1, यानी कि 2:1। दैट्स योर आंसर। इसलिए इंपॉर्टेंट लगाया उसको क्योंकि उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड वाले फॉर्मूले का यूज हो रहा था। तो वो बेचारे बच्चे जो कि 11th में बैठे होते हैं और जिन्हें बिल्कुल नहीं आइडिया, वो कैसे करें इसको? ठीक है। और जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ा, वो क्या करेंगे? ना आपको आइटम की जानकारी, ना आपको मालूम कि बैलेंस शीट के कंपोनेंट में कहाँ क्या जाता है। दैट इज वाई इट इज डिफिकल्ट। आगे चलें और देखिए जरा सा। दिस वाज द क्वेश्चन। सो ये हो चला हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये दो क्वेश्चन, बाकी उसके बाद तो कुछ भी कर लो आप। बात करिए इसको सॉल्व जरा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आपके सामने क्या लिखा है। करंट असेट्स से 4 लाख की इन्वेंट्री, नहीं ये आसान, ये हो जाएगा। दिस इज इजी। सॉरी, गलत जगह पे मैंने इंपॉर्टेंट लगा दी, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। रुक जाओ, ये तो मजाक क्वेश्चन है, इसलिए मैं। करंट असेट्स गिवन है, इन्वेंट्री का कुछ नहीं करना। वर्किंग कैपिटल 240 की है। वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स से करंट लायबिलिटी निकल आएगी। इधर देख ले बेटा, करंट लायबिलिटी निकल आएगी, काम खत्म। आई एम नॉट सॉल्विंग इट फर्दर। सिंपल सी चीज थी। ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट 6 नंबर क्वेश्चन। दिस इज इंपॉर्टेंट। 6 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। सेम है लेकिन पता चलेगा अभी तुम्हें। दिस इज इंपॉर्टेंट। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। करंट असेट्स 525 की है, इन्वेंट्री 2 लाख की है। लेकिन इन्वेंट्री में लूज टूल्स इंक्लूड हैं, और आपको मालूम है कि करंट रेशियो की कैलकुलेशन करते समय करंट असेट्स में लूज टूल्स इंक्लूड नहीं होते हैं, तो वो माइनस करना पड़ेगा। बोलो। नहीं ध्यान आ रहा, इधर देखो। क्या बताया था अभी मैंने पिछली क्लास में भी और अभी भी, कि 3 चीजों का ध्यान देना है करंट असेट्स की कैलकुलेशन करते समय। क्या क्या चीज का ध्यान देना है? एक तो ध्यान देना है किस चीज का, कि आपको क्या करना है, करंट असेट्स की कैलकुलेशन करते समय किस चीज को रखेंगे? डेटर और में से डाउटफुल डेट माइनस कर देंगे। और क्या करेंगे, जब आप करंट असेट्स की कैलकुलेशन करेंगे तो लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स को माइनस करके चलेंगे, ऐसा। और इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? लूज टूल्स दे रखा है लूज टूल्स। तो क्या करना है, करंट असेट्स की कैलकुलेशन करते समय लूज टूल्स को क्या कर देंगे? माइनस। अब करो तो सॉल्व इसे, करिए। देखिए इस क्वेश्चन को करने से में क्या परेशानी आ रही है। यहाँ हमें बोला करंट असेट्स है, हमने मान लिया ठीक है भाई। इन्वेंट्री भी है, बिल्कुल ठीक है जी। तो चलिए देखें जरा, ये था इलस्ट्रेशन कौन सा है? 6। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है करंट रेशो। फॉर्मूला पहले लिख लीजिए। करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, ऐसा कर दिया भाई आपने, ठीक। अब आप जानते हैं कि करंट एसेट्स की जो वैल्यू है वो 5,25,000 है। 525 इज द वैल्यू। और उसमें से क्या माइनस किया आपने यहाँ पर? लूज टूल्स 75,000 के माइनस कर दिए। 75,000 के लूज टूल्स माइनस करे तो व्हाट वैल्यू यू गॉट हियर, बताइए? 4,50,000 यहाँ पर आया, ठीक। और अब आपके पास क्या दे रखा है? वर्किंग कैपिटल गिवन है। हम जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होता है? करंट असेट्स, अरे माइनस करंट लायबिलिटी। भाई प्लस क्यों बोल रहा है? व्हाट इज वर्किंग कैपिटल विद यू? वर्किंग कैपिटल कितना? वर्किंग कैपिटल कितने की आपके पास है? ये 225 की। 225, सॉरी, वर्किंग कैपिटल 225 है ना। तो 2,25,000 की वर्किंग कैपिटल आपके पास है। और यहाँ आपके पास कितना गिवन है? ये करंट एसेट्स गिवन है आपके पास कितने का? 525 का करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी क्या निकल आई मेरी? 525 माइनस 225, क्या निकली वैल्यू? 3 लाख निकली। तो आप बोलेंगे सर
ये तो हिपोक्रेसी की हद हो गई। ऊपर तो आपने क्या कर दिया, लूज टूज माइनस कर दिया, यहाँ नहीं करा। तो इसका रीजन मैंने आपको बताया था भाई कि जब आप वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे तो वर्किंग कैपिटल इज नॉट अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। वो तो जनरल बिजनेस एनालिसिस के लिए यूज कर रहे हैं, तो वहां थोड़ी माइनस करेंगे। वहां तो जब आप करंट असेट्स लेके चलेंगे, ना उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस होगा, ना उसमें से क्या होगा, नहीं करेंगे उसमें से। हाँ, फिर टीचर्स को अलग रखेंगे, उसका कोई रोल नहीं होता। लेकिन वो जो लूज टूज माइनस करना, स्टोर स्पेस माइनस करना, वो नहीं होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाले को आप देखिए, डेटर को पूरी वैल्यू पे लेके चलेंगे और प्रोविजन को लायबिलिटी की तरह लेके चलेंगे, तो स्पेसिफिकली नहीं करना। तो यहाँ क्या हुआ, इसलिए इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, करंट एसेट्स को फुल वैल्यू पे लेके चले। और वहां क्योंकि आप रेशियो के अंदर डालना था, इसलिए उसमें से आपने टूस टूस हटा दिए। अब आपके पास लायबिलिटी भी आ गई, तो व्हाट इज योर करंट रेशियो नाउ? क्या वैल्यू है ऊपर? 4,50,000 अपॉन में कितना, 3 लाख। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो फॉर्मूला नहीं लिखते, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आधा एक नंबर कट जाता है क्योंकि वो फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। कहेंगे सर ये तो ऑब्वियस है, हमें क्या पता क्या चीज थी। रेशियो के क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना ही लिखना है आपने। मान लो उस क्वेश्चन नहीं भी आता तो भी फॉर्मूला लिखिए। सो व्हाट इज द वैल्यू हियर? एक दो तीन चला गया, चार चला गया, कितना बचा? 3, 2, 1.5:1 बचेगा ना। सो 1.5:1, दैट्स योर रेशियो। ऐसे चलना है। तो अब अगर आप अपनी बुक के क्वेश्चन देखते हैं तो सारे क्वेश्चंस मूविंग अराउंड दिस: कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड। मतलब उस तरह से क्वेश्चन घूम रहे हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल है, टोटल एसेट्स गिवन है, इलस्ट्रेशंस। अच्छा, अब अपनी बुक खोलिए जरा एक बार, ओपन द बुक्स नाउ। आपकी बुक खोलें और पहला क्वेश्चन उठाएं बुक का, जरा पहला दूसरा क्वेश्चन इनफैक्ट उठा के देखें आप, तो क्या दिख रहा है। जस्ट गो टू पेज नंबर 4.112 पे जाइए और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करिए जरा। पेज नंबर 4.112। क्वेश्चन, रुक जाए एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2, पेज 4.112 करिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? जी हाँ, टोटल का मतलब ही वही होता है। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए जरा। अभी सॉल्व किया आपने इस जैसा, एंड सॉल्व कर पाएंगे इसे आराम से आप। ओके, वी आर वाइंडिंग इट अप टुडे। मैं आपको क्लास ग्रुप पर टाइम डाल दूंगा अगली क्लास का, जो कि कल होगा।